हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अभी प्रीवियस क्लास में अभी स्टूडेंट्स आपने डायलॉग सुना था। किसका? स्टूडेंट और एक किसी अननोन पर्सन का, जो उससे कैपेसिटर के विषय में कुछ जानना चाहता है। वहाँ आपने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन पर डिपेंड नहीं करता है, प्लेट्स क्या होती हैं कैपेसिटर की, उसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर क्या है। ये ढेर सारी आपने इंपॉर्टेंट डिस्कशन सुना था। अब हम देखेंगे कि हम कैपेसिटर्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटर को क्लासिफाई किस बेसिस पर करें। तो कैपेसिटर का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर किया जा सकता है। एक किया जाता है कि उसकी प्लेटों का शेप कैसा है, शेप के बेसिस पर किया जाता है। और एक किया जाता है कि उसके प्लेटों के बीच में मीडियम क्या है, मीडियम के बेसिस पर किया जाता है। और दूसरा इस बेसिस पर कि उसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड है या वेरिएबल है, इसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। देखिए, हेडिंग है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। क्या? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, इनका क्लासिफिकेशन हमने 2 बेसिस पर किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप मीन्स उसके शेप के बेसिस पर कि उनकी प्लेटें किस शेप की हैं। मीन्स क्या वो स्फेरिकल हैं या सिलेंड्रिकल हैं या स्क्वायर हैं या रेक्टेंगुलर शेप की हैं या पैरेलल हैं, इनके बेसिस पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में मीडियम क्या है, क्या एयर भरा हुआ है या पेपर है इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इलेक्ट्रोलाइट है, इनके बेसिस पर किया जा सकता है। तो ये 2 बेसिस पर आप क्लासिफाई कर सकते हो कैपेसिटर का। देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं शेप के बेसिस पर। अब शेप के बेसिस पर करेंगे तो पहला आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या आता है? स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहते हैं जिसकी प्लेटों का शेप स्फेयर के टाइप का हो। मीन्स जिसकी प्लेटें एक कंडक्टिंग स्फेयर की बनी हो, उन्हें हम स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरी हम कर देते हैं। एक सिंगल स्फेयर से बना हो, जिसमें एक सिंगल प्लेट हो, और एक कंसेंट्रिक स्फेयर से बना हो। तो यहाँ पर ये कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, इसकी रेडियस कैपिटल R है और इसका सेंटर O है। ये एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एक ही प्लेट है, इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? इसकी दूसरी प्लेट को हम इन्फिनिटी पर मान सकते हैं। कहाँ मान सकते हैं? इन्फिनिटी पर मान सकते हैं। तो ये एक सिंगल प्लेट का कैपेसिटर या एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटर है। और उसकी कैपेसिटेंस देखिए, C = 4πε0r है। अभी आगे हम उसको डेराइव करेंगे। C = 4πε0r है। क्या? C = 4πε0r है। ये इसकी कैपेसिटेंस हो गई। ये दूसरा देखिए, स्फेरिकल कैपेसिटर में ये कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर है। ये कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर है, जिसमें इनर स्फेयर की रेडियस कितनी है? A। आउटर स्फेयर की रेडियस कितनी है? B। इनर स्फेयर की रेडियस क्या है? A। आउटर स्फेयर की रेडियस क्या है? B। सेंटर क्या है? O। सेंटर क्या है? O। अब अगर इसके कैपेसिटेंस की हम बात करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C = 4πε0 C = 4πε0 AB/B-A। C = 4πε0 AB/B-A। आगे हम इसको डिराइव करेंगे। लर्न करने का मैं आपको मेथड बता दूं। बड़ी वाली रेडियस माइनस छोटी वाली रेडियस यहाँ पर किया जाता है। बड़ी वाली रेडियस ये है, छोटी वाली ये है। तो आप AB/B-A न याद करिए, आप याद करिए कि दोनों रेडियस का प्रोडक्ट अपन बड़ी वाली माइनस छोटी वाली, ये हो गया। अगला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जब भी किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट जो हों, एक दूसरे के ऐसे पैरेलल रख दी जाए, तो ऐसे अब ये पैरेलल रख दी जाए, तो ऐसे कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। इसमें ये जो एरिया है ये कहलाएगा एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इसके बीच में जो मीडियम होगा वो कहलाएगा मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो देखिए,
यहाँ पर ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट का एरिया क्या है, ए है। अगर ये स्फेयर के शेप की होंगी तो एरिया हो जाएगा 4πr²। अगर ये स्क्वायर के शेप की होंगी तो एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड। अगर ये रेक्टेंगुलर के शेप की हो जाएंगी तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। और यहाँ पर एयर या वैक्यूम है, क्या है, एयर या वैक्यूम है। तो उस केस में इसकी कैपेसिटेंस जो होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होती है। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। आगे हम इसको डिराइव करेंगे। अब देखिए अगला है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कैसा है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब देखिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में इनर रेडियस कितनी है, A, आउटर रेडियस कितनी है, B, लेंथ कितनी है सिलेंडर की, L। तो इस तरीके का जो कैपेसिटर होता है कोएक्सियल सिलेंडर टाइप का, इसको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। इसकी कैपेसिटेंस देखिए कितनी आती है, C इक्वल टू 2π एप्सिलॉन नॉट LN B अपॉन A, C इक्वल टू 2π एप्सिलॉन नॉट LN B अपॉन A। यहाँ LN जो है ये नेचुरल लॉग है, LN क्या है, नेचुरल लॉग है। इसका बेस कितना होता है, E होता है। बेस क्या होता है, E होता है। तो बड़ी वाली रेडियस अपॉन छोटी वाली रेडियस होती है। ये तो रहा आपका शेप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। अगला देखिए मीडियम के बेसिस पर, अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर या है तो ये कहलाएगा एयर कैपेसिटर। अगर दोनों प्लेटों के बीच में पेपर है तो ये पेपर कैपेसिटर कहलाएगा। अगर दोनों प्लेटों के बीच में माइका भरा हुआ है इसे माइका कैपेसिटर कहेंगे। अगर दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर बोलेंगे। और किसी सर्किट में कैपेसिटर का मेन फंक्शन ये होता है कि ये वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को रोकता है, मींस वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होने देता है। क्या, फ्लक्चुएट नहीं होने देता है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो स्टोर ही करता है, दूसरे ये वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को रोकता है। लेकिन ये ना सोचना कि कैपेसिटर बैटरी है, बैटरी अलग है, कैपेसिटर अलग है। बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि कैपेसिटर की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती। हाँ, इसको चार्ज कर दो तो इसको प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में लॉन्ग टाइम लगता है, बैटरी को डिस्चार्ज होने में लॉन्ग टाइम लगता है, लेकिन कैपेसिटर माइक्रोसेकंड मिली सेकंड में डिस्चार्ज हो जाता है। किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ करके उस पर चार्ज देना उसे चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर कहलाते हैं। और जब कैपेसिटर को आप यूज कर रहे हो तो उसे डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपेसिटर। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कैसे करें। अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेट कैसे करें, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे आप भूले ना और आपके लिए इसको सॉल्व करना इजी हो जाए बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि आखिर कोई भी सिस्टम आपको दे दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी टेक्निक क्या है, उसका गुरु मंत्र क्या है। तो अब हम आपको गुरु मंत्र बताने चल रहे हैं कि किसी सिस्टम की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन ये गुरु मंत्र तभी बताऊंगा जब आप चैनल पर जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, प्रॉमिस। चलो देखते हैं कि कैसे टेक्निक है कैलकुलेट करें। सबसे किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप में चाहे जो सिस्टम होगा सबकी कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर लोगे। चलो देखते हैं ये कौन सा स्टेप है। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, कोई भी कैपेसिटर होगा तो उसमें 2 प्लेटें होंगी, ठीक ना। आपको क्या करना है, एक प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू ले लेना है, दूसरे पर माइनस क्यू ले लेना है। एक प्लेट पर आपको चार्ज जो है वो प्लस क्यू ले लेना है तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले पर चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा। पहला स्टेप ये हो गया कि आपने एक प्लेट पर चार्ज सपोज कर लो क्यू प्लस क्यू मान लिया और दूसरे पर माइनस क्यू ले लिया। मीन्स एक प्लेट पर आपने ला करके चार्ज प्लस क्यू रख दिया, दूसरे पर माइनस क्यू रख दिया। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पर मीन्स फर्स्ट स्टेप में हो गया, एक पर आपने चार्ज प्लस क्यू रख दिया, दूसरे पर माइनस क्यू रख दिया। दूसरे स्टेप में क्या है, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या कर लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। अभी हम बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं,
तीसरे स्टेप में C इक्वल टू जो आपने चार्ज दिया है Q उसका मैग्नीट्यूड और जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है उससे डिवाइड कर देना है, आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज सपोज कर लेना है, दूसरे को माइनस क्यू सपोज कर लेना है। दूसरे स्टेप में दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। थर्ड में C इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा V कर देना है या क्यू अपान V कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। देखिए ये हमारा कोई एक सिस्टम है, ये हमारा कोई एक सिस्टम है, इसकी हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। ये हमारा एक सिस्टम है, इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो हम स्टेप वाइज बताते हैं। पहले स्टेप में हमने आपको क्या बताया था कि एक को चार्ज प्लस क्यू देते हैं, दूसरे को माइनस क्यू देते हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में आपने इसको चार्ज प्लस क्यू दे दिया, देखिए प्लस क्यू दे दिया ना, और दूसरी प्लेट को क्या बताया था, माइनस क्यू दे दीजिए। दूसरी प्लेट को आपने माइनस क्यू दे दिया, ये माइनस क्यू हो गया। पहले प्लेट में प्लस क्यू दे दिया, दूसरे पर माइनस क्यू, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। इसके पहले हम आपको बता चुके थे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, तो वहां हम बता चुके थे इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ये कोई पॉइंट हम यहाँ ले ले ए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये अगर दो चार्ज प्लेट हो, यहाँ पर प्लस चार्ज हो, यहाँ पर माइनस चार्ज हो, इस पर चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा हो, अगर इन पर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर प्लस सिग्मा हो, यहाँ पर माइनस सिग्मा हो, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बीच में ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द थिन प्लेट्स कैपेसिटर, उस थिन प्लेट्स उसमें डिस्कस किया था। तो मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, केवल इस प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसको आप लिख सकते हो, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपान ए। क्या होता है, Q अपान ए। Q क्या है, चार्ज, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। तो ये हो जाएगा आपका Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और एक बात और आपको बताया था, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, वहां पर फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V अपान डी। E इक्वल टू V अपान डी, जहां E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, D क्या है, डिस्टेंस। मतलब D डिस्टेंस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। यहां से अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आपका आ जाएगा E इंटू डी। V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू डी। तो आपका E यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल टू Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये दूसरा स्टेप आ गया। ये बात फिर से समझ लो, पहले स्टेप में हमने इसको चार्ज प्लस क्यू दे दिया, इसको माइनस क्यू दे दिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमें इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा है, पोटेंशियल डिफरेंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इसके बीच में। जब भी दो प्लेट्स हों, एक को प्लस क्यू चार्ज दिया जाए, एक को माइनस क्यू चार्ज दिया जाए, तो इसके ना इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसकी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी यूनिफॉर्म होता है। उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये किसी कंडक्टर के जस्ट सरफेस के पास भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और सिग्मा होता है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू होता है V अपान डी। हाँ, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। मीन्स D डिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू V अपान डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED। तो V आपका ये आ गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या बताया था, तीसरे स्टेप में आपको बताया था कि C इक्वल टू Q अपान V। तो हो जाएगा Q अपान Q इंटू डी, और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या आ गया, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। C इक्वल टू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखिए ये आपका कैपेसिटेंस निकल आया। क्या आया, कैपेसिटेंस निकल आया। Q से Q कैंसिल हो गया, ये नहीं। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस फॉर्मूले में ना कहीं Q आया है ना कहीं V आया है। इस केवल क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट आया है। मतलब प्लेट का इसका साइज ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, प्लेट का साइज कम होगा तो एरिया कम होगा। प्लेटों के बीच डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो
किसी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस ना उसको दिए गए चार्ज पर डिपेंड करती है, ना पोटेंशियल पर, उसके ज्योमेट्रिकल शेप और साइज पर डिपेंड करती है। यहाँ ए जो है अगर वो सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर लोगे, स्फीयर होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर लोगे, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। ये रहा पहला। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको लेकर के बताते हैं जिससे और ये बात आपको समझ जाए। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो, चलो एग्जाम्पल हम नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए। सपोज कर लो आपके पास एक सिस्टम ये है कंडक्टर का, ये कंडक्टर है, इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है। ये कोई सिस्टम है, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक ना, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। इस पर चार्ज 0 है, अभी पोटेंशियल 0 है, लेकिन कैपेसिटेंस 0 नहीं, कैपेसिटेंस है, मतलब इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले स्टेप में कहा था कि इसको प्लस क्यू चार्ज, अब यहाँ पर एक ही प्लेट है, दूसरी प्लेट को इन्फिनिटी में माना है, तो हम केवल प्लस क्यू चार्ज देंगे, माइनस क्यू तो देंगे नहीं, तो इसको चार्ज क्यू दे दो, दे दिया। ये आपने इसको चार्ज प्लस क्यू दे दिया। जब आप प्लस क्यू चार्ज दे दोगे तो इस कंडक्टर के सरफेस से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में हर जगह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो पहला स्टेप हो गया कि आपने इसको चार्ज क्यू दे दिया। दूसरा स्टेप देखिए क्या होगा। दूसरे स्टेप में हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल V इक्वल टू होता है कंडक्टिंग स्फीयर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आपने चार्ज क्यू दिया, दूसरे स्टेप में पोटेंशियल निकाला, तीसरे स्टेप में देखिए क्या करेंगे। तीसरे स्टेप में आ जाएगा C इक्वल टू Q/V। तो ये आपका आ जाएगा Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो देखिए कैपेसिटेंस आ गया ना, ये आ गया ना, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पर कैपेसिटेंस इसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, रेडियस कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा ना। और इस फार्मूले से आप अर्थ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले से आप अर्थ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ R की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है, तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर रख दीजिए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दीजिए। तो जो अर्थ की कैपेसिटेंस निकल करके आती है, अगर यहाँ से आप अर्थ की कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो निकल करके आती है 711 माइक्रोफैरड। तो अर्थ एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस इतने माइक्रोफैरड होती है। तो ये रहा गुरुमंत्र, या ये रही टेक्निक जो है डिफरेंट सिस्टम के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए। पहला स्टेप हमने बताया कि जिस भी सिस्टम को कैपेसिटेंस निकालना उसको चार्ज क्यू दे दो, एक प्लेट को प्लस क्यू, दूसरे को माइनस क्यू। दूसरा स्टेप हमने बताया उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तीसरा स्टेप हमने बताया कि C इक्वल टू Q/V कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस गुरुमंत्र से, इस टेक्निक से आप किसी भी सिस्टम का, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, किसी भी प्लेट का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब हम इसके बाद में आपको सबके एक एक करके कैपेसिटेंस निकाल के दिखाएंगे, और फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बताएंगे कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है। फिर हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों प्लेटों के बीच में फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर उस पर क्या होगा इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी 9 मार्क्स की। फिर हम आ जाएंगे सेकेंड यूनिट पर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आपको अच्छे से करना है, जो ना समझ में आए बार बार वीडियो जा करके प्ले लिस्ट को ओपन करके देखना है, ना समझ में आए तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में कॉन्टैक्ट करना है, और आपको सब्सक्राइब भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।